अब हम लोग पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर एम फॉर एफिशिएंट डाटा ऑर्गेनाइजेशन मेजर इन टाइम एंड स्पेस। डाटा स्ट्रक्चर का मकसद होता है कि आपके डाटा को अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करना, जो कि समय और स्पेस के अनुसार है। जैसे कि कम समय ले और स्पेस भी कम ले, एक अच्छे तरीके से आपके डाटा को ऑर्गेनाइज कर सके। द आइडियल स्ट्रक्चर मिनिमाइज टाइम फॉर ऑपरेशन। एक अच्छा स्ट्रक्चर वो होता है जो कम से कम समय ले कोई भी ऑपरेशन होने में। ऑपरेशन मतलब कि कोई भी टास्क हो, चाहे वो प्लस करना हो या सर्च करना है या सॉर्ट करना है, वो सब एक ऑपरेशन होता है। We prioritize time complexity to choose the best structure for an algorithm. हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तुलना में। हम लोग अधिकतर फोकस हम लोग का रहता है डाटा स्ट्रक्चर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, क्योंकि टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, कम से कम समय ले और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। अब हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत सारे हैं। क्योंकि पहले जो भी होते थे स्टोरेज सस्ते नहीं होते थे, तो पहले ध्यान दिया जाता था, और अभी भी ध्यान दिया जाता है, पर डाटा स्ट्रक्चर में अधिकतर हम लोग समय कॉम्प्लेक्सिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें कम से कम समय में यूजर के पास उसका जो भी यूजर ने प्रोसेस किया उसके थ्रू हमें डाटा देना रहता है। The basis for comparing the time complexity of data structure is the operation they perform. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करने के लिए उसके द्वारा जो भी टास्क किया गया है उसके अनुसार हम लोग उसके टाइम के कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करते हैं। हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रनिंग टाइम फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं या रनिंग टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं। The measuring of the actual running time is not practical at all. जो हम लोग टाइम निकालते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, वो एक्यूरेट नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। द रनिंग टाइम टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। जो भी रनिंग टाइम हम लोग निकालते हैं उसके इनपुट साइज के अनुसार निकालते हैं। सपोज वी हैव एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट। हमारे पास एरे है, ये देखिए जो 5 एलिमेंट का है, एंड वी वांट टू ऐड ए न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। हम लोग चाहते हैं कि शुरू में उसके एक एलिमेंट को डाल सकें। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एरे है और मैं एलिमेंट डाला हुआ है और ये वाला खाली है। अब हम चाहते हैं कि शुरुआत में हमें डालना है 10 के जगह हमें एक एलिमेंट डालना है। To achieve this, we need to shift each element toward right, and suppose each element takes 1 unit time. अगर हमको ऐसे करना है तो सभी को एक एक करके शिफ्ट करना होगा, तभी तो आगे होगा। एक एक करके शिफ्ट करेंगे और ये सभी काम करने में 1 यूनिट हमारा टाइम लगेगा। There are 5 elements, so 5 unit of time will be taken. Suppose there are 500 elements in an array, then it take 500 unit of time to shift. अभी हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, 4 ए है और एक हमारे पास आया, तो 5 एलिमेंट है तो कम से कम 5 यूनिट लिए। अगर हमारे पास 500 एलिमेंट होते तो 500 यूनिट लेता। तो एक एक शिफ्ट किया, ये 4 बार यहाँ शिफ्ट किया और एक बार उसने ऐड किया, तो 1 यूनिट वहां भी तो लेगा, यानी कि 5 यूनिट ऐसे ले लेगा। इट कंक्लूड दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड अपॉन द इनपुट साइज। तो इससे ये निकलता है कि यह डिपेंड करता है इनपुट के साइज पर। Therefore, if the input size is n, then fn is a function of n that denote the time complexity. अगर हमारा इनपुट साइज n है तो fn एक फंक्शन हो जाएगा और n डिनोट करेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी इसका कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो। अब जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट fn। अब हम लोग fn को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ fn फॉर अ स्मॉलर प्रोग्राम इज इजी। जो fn का कैलकुलेट करना है वो छोटे प्रोग्राम के लिए आसान है, बट फॉर बिगर प्रोग्राम इट्स नॉट दैट इजी। पर बड़ा प्रोग्राम होगा या प्रॉब्लम होगा उसके लिए ये आसान नहीं है। वी कैन कंपेयर द डाटा स्ट्रक्चर बाय कंपेयरिंग दियर fn वैल्यू। हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में उसको fn वैल्यू के थ्रू कंपेयर करते हैं। वी विल फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ fn बिकॉज देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी दैट वन डाटा स्ट्रक्चर फॉर अ स्मॉलर इनपुट साइज is better than the other one, but
नोट फॉर द लार्जर साइज। नाउ हाउ टू फाइंड एफ एन। हम देखते हैं कि एफ एन की जब बढ़ोतरी होती है तो संभावना होता है कि छोटे जो भी स्मॉल इनपुट रहता है उसके लिए तो कई बार वो बेहतर होता है, पर कई बार क्या होता है कि बड़ा इनपुट के लिए वो बेहतर नहीं हो पाता है। देखते हैं कैसे इसको फाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल है एफ एन इक्वल टू 5n² प्लस 6n प्लस 12। ठीक है, एक इक्वेशन दिया गया वेयर n इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एंड इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। n क्या हो गया, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन हो गया, और यह डिपेंड करता है इनपुट के साइज पर। व्हेन n बराबर 1, जब n बराबर 1 रहेगा तब क्या होगा, यानी कि हम लोग n के जगह 1 रखेंगे, फिर क्या होगा देखिए। इसका हम लोग परसेंटेज निकाले तो 5n² को लिखा, फिर ये पूरा इक्वेशन जो था उसके नीचे हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको 100 से गुना कर दिए। अभी n बराबर 1 था तो सभी की जगह 1 लिखे। ठीक है, 1 लिखा तो 5 इंटू 1 के स्क्वायर, यहाँ पे n² है तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी n² तो 1 के स्क्वायर, अगर n है तो एक ही n एक बार एक लिखाएगा। ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, आपको बेसिक पता ही होगा। ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 5 6 12, इतने को जोड़ेगा लास्ट में तो 500/30 और परसेंटेज आएगा 21.74। ठीक है, अब यहाँ पे 6n लिखा गया, सेम कैलकुलेशन किया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 26.09%, और यहाँ पे लास्ट वाले जो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 12 है, 52.17% आया। तो इससे निकलता है इन द अबव एग्जाम्पल वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन बाय 12, बट बेस्ड ऑन द वन एग्जाम्पल वी कैन नॉट कंक्लूड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट टाइम को लेते हैं, मतलब जो ज़्यादा समय लेगा हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो इस केस में जो हमारा 12 है ये ज़्यादा समय ले रहा है, और भी हम लोग एक इनपुट की मदद से कोई भी कंक्लूजन पर नहीं निकलते कि हाँ यही हमारा है एफ एन। तो उसके लिए हम लोग एक या एक से अधिक के हम लोग इनपुट लेके देखेंगे। अब हम लोग एन की जगह 10 करेंगे तो 5n² निकल रहा है 87.41, और 6n 10.49, और जो 12 है 2.09। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर रहा है, इस बार जो ज़्यादा समय ले रहा है हमारा 5n²। और एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, n बराबर 100 करेंगे तो इस केस में भी कैलकुलेशन कीजिएगा, n जहाँ पर भी 100 रखकर कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आएगा। तो इस केस में भी n² वाला जो है 5n² है वही एक्स्ट्रा समय ले रहा है। तो इसके अनुसार एक हमने चार्ट बनाया, अगर n बराबर 1 रहे और 10 रहे 100 रहे 1000 रहे तो इसके अनुसार जो हमारा जो समीकरण था, इक्वेशन जो था, उसके अनुसार हमने समय को निकाला है। तो इसमें देखिए शुरू में तक कम लिया, फिर इसके बाद बढ़ते जा रहा है समय। ठीक है, और ये भी देखिए ये भी क्या कर रहा है, पहले शुरू में तो ज़्यादा लिया फिर ये घटते जा रहा है, ये शुरू में ज़्यादा लिया इसके बाद ये घटते ही जा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा समय लेता है हम लोग उसी को एफ एन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, as we can observe in the above table that within the increase in the value of n, the running time of 5n² increases while the running of 6n and 12 also decrease। इस टेबल में देखा गया कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो 5n² जो है रनिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, जबकि 6n और 12 का डिक्रीज हो रहा है। Therefore it is observed that for larger value of n the स्क्वायर टर्म कंज्यूम ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम। तो इसमें देखा जा रहा है कि 99% टाइम, अधिकतर समय तो ये 5n² ही ले रहा है। एज द n² टर्म इज कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सो वी कैन एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ 2 टर्म्स। तो इसमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा समय 5n² ले रहा है, तो हम लोग ये दोनों टर्म 6n और 12 को एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर 5n² हो जाएगा, यानी एफ एन बराबर 5n²। ये हमारा निकल गया। तो एफ एन निकालने के लिए जो सबसे बड़ा टर्म रहेगा, जैसे स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन मिल गया, जैसे यहीं पर इक्वेशन था 5n² मिला और 5n³ मिला या 4 मिला, तो सबसे ज़्यादा जो अपर टर्म वाला रहेगा तो एक बार में समझ लीजिएगा तो वही हमारा एफ एन है। ठीक है,
Here we are getting the approximate time complexity which result is very close to the actual result. हम लोग यहाँ से अनुमानित टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं जो कि एक्चुअल के करीब होता है एंड हिज अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नोन एज एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। और इसी जो अनुमानित जो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले उसी को हम लोग एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ये आगे हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। हेयर वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट रनिंग टाइम, we are eliminating the unnecessary term, we are just considering the term which is taking most of the time। हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट टाइम को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो काम का नहीं है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं कौन सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। तो 5n² ज़्यादा समय ले रहा है तो fn निकल गया। यूजुअली द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉल्स अंडर 3 टाइप। कोई भी एल्गोरिथम रहता है वो 3 कैटेगरी में ही आ जाता है। पहला है वर्स्ट केस, द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। वर्स्ट केस क्या होता है कि उस वैसा क्या होता है कि आपके एल्गोरिथम में सबसे ज़्यादा समय लेगा। एवरेज केस, एवरेज टाइम टेकन फॉर द एजुकेशन, वो ना ज़्यादा लेगा ना कम लेगा, एवरेज लेगा, ठीक है। बेस्ट केस, मिनिमाइज टाइम टेकन ऑफ द एजुकेशन, जो बेस्ट केस होता है वो कम समय लेता है। पर हम लोग क्या करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में अधिकतर हम लोग वर्स्ट केस निकालते हैं। कोई अगर प्रोग्राम बना तो हम लोग को उसमें देखना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लेगा, उसी को हम लोग को कम करना रहता है, ठीक है। तो जानते हैं हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। एसिम्प्टोटिक नोटेशन कुछ नहीं है, बस वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं बस वो मैथमेटिकली फॉर्मेट में लिखा जाता है, और उसको ग्राफ के फॉर्मेट में हो या इक्वेशन के फॉर्मेट में हो। तो इसके 3 टाइप है। बिग ओ नोटेशन, जिसको बिग बड़ा ओ जो है ना उससे हम लोग, इसका सिंबल है ओमेगा नोटेशन, इसके लिए यहाँ पे देखिए सिंबल है ओमेगा का। थीटा नोटेशन, यहाँ पे देखिए थीटा का सिंबल है। अब जानते हैं बिग वन नोटेशन के बारे में। बिग वन नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। बिग वन नोटेशन क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड जो भी एल्गोरिथम का है रनिंग टाइम। इट गिव्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये क्या करता है, सबसे जो ज्यादा समय ले रहा है एल्गोरिथम में वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर देखिएगा तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस टाइम में है और एक्स एक्सिस क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है। और यहाँ पे एन नोट क्या है, वो वैसा वैल्यू है जिसके पास वो कंडीशन वहां से फुलफिल हो रहा है। जैसे कि पिछले वाला एग्जांपल में क्या था, यही वाला था ना, यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पे हमारा 12 होगा एफएन, पर आगे जैसे ही इनपुट डालते गए 10 डाले और 100 डाले तो इसके बाद हमारा क्या 5n² हो गया। हो सकता है ये यहाँ शुरू में 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 पर यहाँ तक ये क्या हो 12 ही हमारा एफएन निकले। पर एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जैसे यहाँ के 10 आया और इस 10 के बाद हमने डालना शुरू किया तो वहां पर एफएन हमारा क्या निकल रहा है 5n² ही निकल रहा है। वही है यहाँ पे एन नोट, कि वो ऐसा वैल्यू इसके बाद एक इसका समीकरण मैं बताऊंगा। इसका एक समीकरण होता है कि वो उसको फुलफिल करेगा। सी क्या है, कांस्टेंट है, और एफ एन क्या है, फंक्शन है, और जी एन क्या है जो कि एफ एन के थ्रू निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ। तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में से बोल देंगे। कंसीडर एफ एन एस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एंड जी एन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म। एफ एन क्या है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जी एन है कि महत्वपूर्ण टर्म है। तो इफ एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन, तो ये इसका कंडीशन है कि एफ एन क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू रहेगा सी जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। एन जो भी रहेगा वो हमेशा एन नोट से बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा, और सी ग्रेटर देन जीरो, सी क्या रहेगा वो जीरो से बड़ा रहेगा, और एन नोट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एन नोट क्या रहेगा वो 1 नहीं रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। देयर वी कैन रिप्रेजेंट एफ एन एस बिग ऑफ जी एन कर सकते हैं, यानी एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन कर सकते हैं।
यही था उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका ग्राफ है। ऐसा नहीं समझ में है तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्सिटी का। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एफ एन बराबर 2n+3 है, ठीक है। अब हमको जी एन निकालना। जी एन में कैसे निकलेगा? सबसे जो अपर बाउंड रहेगा, मतलब एन के टर्म में जो सबसे ज्यादा रहेगा वही एन हो जाएगा। जी एन। तो यहाँ पे अगर 2n² + 3 रहता है तो n स्क्वायर हमारा जीन होता है, पर यहाँ पे एक ही 2n+3 है तो n वाला एक ही है, तो बस यही n लिख देंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड इज एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन। अब हमें फाइंड करना है एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन है या नहीं है। टू चेक एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। और मतलब एफ एन इक्वल टू बिग ऑफ जी एन है, उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एफ एन क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन होना चाहिए। यानी एफ एन क्या रहेगा? या तो छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा सी डॉट जी एन के। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वी विल रिप्लेस एफ एन बाई 2n+3 एंड जी एन बाई एन। तो हम लोग क्या करेंगे? एफ एन के जगह 2n+3 लिखेंगे और सी एन की जगह एन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए 2n+3 लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। अब यहाँ पे मानते हैं सी बराबर 5 और एन बराबर 1। यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं खुद से सी यानी कांस्टेंट 5 और एन 1। तो इसके बाद क्या होगा? एन की जगह हमने 1 लिखेंगे और सी की जगह 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 × 1 + 3 लेस देन इक्वल टू 5। सी की जगह हमने 5 लिखा इंटू 1। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया 2 × 1 यानी 2 + 3 5 लेस देन इक्वल टू 5 × 1 5। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो रहा है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी कंडीशन ट्रू है। फॉर n बराबर 1 द एबव कंडीशन इज ट्रू। अगर n बराबर 1 होता है तो कंडीशन ट्रू है। अब n बराबर 2 लेकर देखते हैं। तो जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 2 × 2 + 3 लेस देन इक्वल टू 5 × 2 7 लेस देन इक्वल टू 10। तो फॉर n इक्वल टू 2 द एबव कंडीशन इज ट्रू। तो एन के जगह 1 लिए या 2 लिए, अभी भी कंडीशन ट्रू है। क्या था? एफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। तो अभी देखिए एफ एन छोटा है किससे? सी डॉट जी एन से, यानी सी डॉट जी एन अभी 10 है तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। इट कंक्लूड्स दैट सी डॉट जी एन इज द अपर बाउंड ऑफ द एफ एन। तो इससे निकलता है कि अपर बाउंड हमारा सी डॉट जी एन है। तो देखिए ये अपर बाउंड सी डॉट जी एन है। अब ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। ओमेगा नोटेशन क्या करता है कि वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है बेस्ट केस को हमारे जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। ये उसका ग्राफ है, ये देखिए ये एफ एन है और यहाँ से गया सी जी एन है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एन है और यहाँ पे टाइम क्या है और एन नोट है। एक ऐसा टर्म जिसके बाद एक कंडीशन फुलफिल होने लगेगा। और एन तो हमें पता है नंबर ऑफ इनपुट, ये टाइम के फॉर्मेट में है वाई एक्सिस। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कंसीडर एफ एन एस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एस जी एन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म। एफ एन को हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं एल्गोरिथम का, और जी एन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मानते हैं। इफ एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, सी ग्रेटर देन 0 एंड एन नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन वी कैन रिप्रेजेंट एफ एन एस एस ओमेगा सी जी एन। तो यहाँ पर देखा जाए एफ एन बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा सी जी एन का, और एन क्या रहेगा? बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा एन नोट का, एन नोट ए। और सी क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा, सी यानी कांस्टेंट। और एन नोट क्या रहेगा? बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा 1 के। तब हम लोग एफ एन को क्या कर सकते हैं? ओमेगा नोटेशन कह सकते हैं। तब हम लोग एफ एन इक्वल टू ओमेगा सी जी एन लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एन बराबर 2n+3 है, सी जी एन बराबर है, जी एन कैसे निकला? जो एन का टर्म जो सबसे बड़ा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ चेक करना है इज एफ एन इक्वल टू ओमेगा सी जी एन है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो उसको लिए एक कंडीशन है एफ एन
बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए सी डॉट जी एन पर। टू चेक द above condition we first replace fn by 2n plus 3 and gn by n। तो हम लोग उसको कंडीशन को चेक करने के लिए fn की जगह 2n प्लस 3 लिखेंगे, gn की जगह n लिख देंगे। ठीक है, यही क्या है, ये जो टर्म है मैथमेटिकली टर्म किसके लिए, ए ओमेगा नोटेशन के लिए, और ये जो मैथमेटिकली टर्म था एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन, वो किसके लिए था, ए बिगो नोटेशन के लिए था। और इसका कंडीशन यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे कंडीशन लिखा है और इसका भी कंडीशन यहाँ पे लिखा है कि ये कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ एन का जगह 2n प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट एन, मतलब सी इंटू एन। अब हम लोग मानते हैं सी इक्वल टू एन, तो 2n प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हमने माना था c के जगह 1, तो 1 इंटू एन तो n ही हो जाएगा। तो अभी भी देखा जाएगा 2n प्लस 3 बड़ा है और या बराबर होना चाहिए n के, तो इस कंडीशन में बड़ा है। दिस इक्वेशन विल ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये इक्वेशन ट्रू है जो कि 1 से शुरू होता है, कोई भी वैल्यू 1 से शुरू हो, इसके बाद कुछ भी डालते रहिएगा तो एक क्वेश्चन ट्रू होगा। देयरफॉर इट प्रोवाइड दैट जीएन इज बिग ओमेगा अप टू n प्लस 3। तो इससे प्रूफ होता है जीएन क्या है, बिग ओमेगा है 2n प्लस 3। अगर यहाँ पे c का जगह 2 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2n तो यहाँ पे हो जाता और यहाँ पे ये क्या हो जाता 4n हो जाता, 4n प्लस 3। तो यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी बिग ओमेगा ऑफ 2n प्लस 3 फंक्शन इज जीएन। अगला है थीटा नोटेशन। It represents the upper and the lower bound of the running time of an algorithm। ये क्या करता है थीटा नोटेशन, अपर और लोअर बाउंड दोनों को रिप्रेजेंट करता है। It used for analyze the average guess complexity of an algorithm। ये क्या करता है कि हमारे जो भी एल्गोरिथम है उसके एवरेज केस को दर्शाता है। इसका ग्राफ है देखिए, C2 यहाँ से ऊपर गया है, Fn के ऊपर है C2 और Fn बीच में है और Fn के नीचे C1 है और यहाँ पे N0 है, यहाँ पे N है, टाइम है। यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, Fn तो पास है, फंक्शन है, C कांस्टेंट हो जाएगा, N0 एक ऐसा वैल्यू जिसके बाद जो कंडीशन जो इसके बाद समीकरण देंगे वो फुलफिल होगा ही उस वैल्यू के बाद। N नंबर ऑफ इनपुट है और यहाँ पे C1 GN जो लिखा है ये क्या है, लेस देन Fn। जो C1 GN होगा हमेशा वो Fn के कम रहेगा और C2 GN क्या रहेगा, Fn के ज़्यादा वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो उसका समीकरण है कंसीडर फंक्शन Fn एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एंड Gn इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म। Fn क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथम का और Gn मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इफ C1 GN लेस देन इक्वल टू Fn लेस देन इक्वल टू C2 GN, मतलब C1 GN लेस देन इक्वल टू Fn, मतलब C1 GN Fn से छोटा या बराबर होना चाहिए और Fn लेस देन इक्वल टू C2 GN, मतलब कि Fn क्या होगा C2 GN से या तो बराबर हो या बड़ा हो। तो Fn से C1 GN छोटा रहेगा और C2 GN Fn से बड़ा रहेगा। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, मतलब कि ये कंडीशन जब तक कि n क्या रहेगा बड़ा और इक्वल टू रहेगा n0, n0 के जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, तो बराबर होगा या छोटा होगा n से। n हमेशा क्या है, n का वैल्यू n0 से हमेशा बड़ा रहेगा। C1 ग्रेटर देन 0, यानी C1 क्या वैल्यू रहेगा 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। C2 ग्रेटर देन 0, C2 का भी वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा और n0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n0 का वैल्यू या तो 1 रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा। ये इसका कुछ कंडीशन है। अगर इस कंडीशन पर कोई भी अगर समीकरण आता है, कोई भी अगर एल्गोरिथम आएगा तो ये ट्रू रहेगा। देन वी कैन रिप्रेजेंट Fn एज थीटा ऑफ Gn, तब हम लोग उसको Fn को थीटा ऑफ Gn की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी Fn इक्वल टू थीटा ऑफ Gn। अब एग्जाम्पल देखते हैं, Fn बराबर 3n प्लस 2 है, Gn बराबर n। n ऐसे निकला क्योंकि जो Fn का सबसे अपर बाउंड रहेगा वो n हो जाएगा, मतलब n स्क्वायर रहता तो यहाँ पे n स्क्वायर Gn हो जाता। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है Fn एज थीटा ऑफ Gn है या नहीं, मतलब हमें प्रूव करना है। देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई C1 Gn लेस देन इक्वल टू Fn लेस देन इक्वल टू C2 Gn, यानी C1 Gn जो है Fn से या तो छोटा होना चाहिए
या बराबर होना चाहिए, और जो कि C2GN क्या हो जाएगा, FN से बड़ा या बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल द वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है C1 का वैल्यू क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, C2 का भी 0 से बड़ा रहेगा, N नॉट का वैल्यू क्या रहेगा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा रहेगा। तब हम लोग लिख सकते हैं C1GN लेस देन इक्वल टू FN लेस देन इक्वल टू C2GN। हमें इसी प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस किए GN को N से और FN को 2n/3 से। ठीक है, इस समीकरण में हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था। तो C1N हो जाएगा, जहाँ जहाँ GN है वहाँ पे N हो जाएगा, FN की जगह 3n+2 यहाँ पे FN लिखा है ना, वो हो जाएगा। अब लोग यहाँ पर मानते हैं C1 बराबर 1, C2 बराबर 4 एंड N का वैल्यू क्या करेंगे, या तो 2 या 2 से बड़ा रखेंगे तभी कंडीशन ट्रू होगा। हम लोग N नोट के बारे में पढ़े थे। एन नोट यानी कि एक ऐसा वैल्यू इसके बाद जो भी हमारा ये जो समीकरण है उसको फुलफिल करेगा। एन नोट ये जो देख रहे हैं ना, इसी पॉइंट पर, इससे पहले क्या हो सकता है समीकरण फुलफिल ना करे, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा, अब इसके बाद कितना भी वैल्यू डालते जाइएगा ना, तो इस हमारा समीकरण फुलफिल हो जाएगा। एन नोट का पहले हो सकता है ना फुलफिल हो, पर जैसे ही एक ऐसा पॉइंट आएगा वहां से आपका समीकरण फुलफिल होने लगेगा, उसके बाद कितना भी वैल्यू डालते रहिएगा वो आपका समीकरण फुलफिल होगा। ठीक है, तो C1 की जगह 1 लिखा और N की जगह 2 लिखा, फिर N की जगह यहाँ पर भी 2 लिखा और फिर यहाँ पर भी C2 की जगह 4 लिखा। अब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो 2 आया, 2 लेस देन इक्वल टू 8, 8 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर भी 8 आ गया। ये मैथमेटिकली है, यहाँ पे बस गुणा किया है और यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे क्या था कि C1GN FN से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए FN से छोटा है, और C2GN क्या होना चाहिए, FN से बराबर है, बड़ा होना चाहिए। तो एबव कंडीशन इज ट्रू ऑलवेज फॉर वैल्यू ऑफ C1 बराबर 1, C2 बराबर एंड N ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू है 2। इस कंडीशन पर आपका ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हेंस इट प्रूव दैट FN इज बिग थीटा ऑफ GN। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि FN बिग थीटा है GN का। कॉमन एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, जैसे कांस्टेंट है बिग ऑफ 1 हो जाएगा, लीनियर का बिग ऑफ n हो जाएगा, लॉगरिथमिक का बिग ऑफ log n। हम लोग क्या करते हैं, आपसे कोई भी पूछेगा ना तो अधिकतर हम लोग या जो भी सिनेरियो निकालते हैं बीगो निकालते हैं। बीगो क्योंकि वो वर्स्ट केस को बताता है, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा समय लेगा। लॉगरिथमिक का बिग ऑफ log n, एन log n का बिग ऑफ n log n है। ये उसका पूरा यहाँ पे चार्ट निकाला गया है और आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ जो यूज किए जाते हैं जैसे एल्गोरिथम में सर्च करने का, सॉर्ट करने का, उनके यहाँ पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखा गया है। इन सब के बारे में भी हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे। बस यहाँ में चार्ट में दिखा दिया कि आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाता है।